Good morning class. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we are going to discuss lesson number 6 of history part, that is our past, and the chapter name is Town Traders and Craft Person. And this is our second class of this lesson. In our previous class we have started this lesson. So let's start our lesson today. A closer look हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत. सो प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो केस स्टडी करेंगे इन तीन शहरों के बारे में जिनका नाम है हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत. सो आज इनके बारे में देखेंगे कि कैसे ये सिटी जो है वो पॉपुलर हुई और फिर कैसे डिक्लाइन हुई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हम्पी, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी. सबसे सुंदर जो स्कल्पचर्स थे, बिल्डिंग्स थी हम्पी की, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा टू बंद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336. द मैग्निफिसेंट ruins at Hampi reveal a well fortified city. No mortar or cemented agents was used in the construction of these walls, and the techniques followed was to wedge them together by interlocking. सो हम्पी जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर में के बेसिन में, उनके बीच के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ है. सो हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन. ये यहाँ पर कर्नाटका में, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, हम्पी की लोकेशन. सो ये विजयनगर एम्पायर जो था उसकी एक पॉपुलर सिटी ये थी, और इसके बारे में हमें पता चलता है कि विजयनगर जो है वो 1336 में फाउंडेड हुआ था. दैट मीन्स बनना स्टार्ट हुआ था. सो हम्पी 1336 में 14th सेंचुरी के आसपास जो एक पॉपुलर सिटी था. द मैग्निफिसेंट ruins, और इसके जो शानदार खंडर हैं, मतलब उसके टूटे फूटे जो अब बचे हुए खंडर हैं, बट वो आज भी इतने ज़्यादा शानदार लगते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उस टाइम में बिल्डिंग्स जो है वो कितनी सुंदर होंगी. और उनके जो रिमेन्स मिले हैं, वो रिमेन्स जो है उसमें दिखाई देता है कि कोई भी सीमेंट या मोर्टार जो है वो उसको यूज़ नहीं किया गया है. आपकी बुक में यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाली वॉल को, ये जो दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वॉल जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी इनको जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है. सो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है? इसके लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक. दैट मीन्स इन शिलाखंडों को, इन स्टोन के पीसेस को आपस में ही इस तरीके से गूंथ दिया गया है, इस तरीके से मैच कर दिया गया है कि उसके लिए सीमेंट या मोर्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके आज तक भी खंडर जो है हमें देखने को मिलते हैं. अब हम बात करते हैं अब फोर्टिफाइड सिटी. फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेबंद, जिसके चारों तरफ जो है अच्छे से बड़ी सारी वॉल बना दी गई हो, तो उसको कहते हैं फोर्टिफाइड सिटी. सो दिस इज हाउ पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस डिस्क्राइब हम्पी इन द 16th सेंचुरी. सो 16th सेंचुरी के आसपास जो है वो डोमिंगो पेस यहाँ पर घूमने के लिए आया होगा. हम बात करें हम्पी की, सो हम्पी में ट्रैवल करने के ट्रेवलर्स जो है वो आया था. सो उस पुर्तगीज ट्रेवलर ने क्या लिखा है हम्पी के बारे में? एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पासेस हु कम फ्रॉम गोवा दिस किंग हैज मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी. सो कहता है कि गोवा से आने वाले जो लोग हैं, जो जिस गेट से पास ऑन होते हैं, उसके बाद एक ऐसा शहर शुरू हो जाता है जिसके चारों तरफ वॉल बनाई गई है. Fortified with walls and towers, these walls are not like those of the other cities, but are made of very strong masonry, such as would be found in very few part of, and inside very beautiful row of building made after their manner with flat roofs. तो बता रहे हैं कि ना सिर्फ दीवारें, उसके बाद उन दीवारों के अंदर बहुत सारे होम्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हुई हैं, और विद द सेम टेक्निक्स, जिन टेक्निक से उन वॉल्स को बनाया गया है उसी सेम टेक्निक से उसके अंदर की सारे बिल्डिंग्स को बनाया गया है. और ये बेहतर मेसोनरी का मतलब होता है राजगिरी. जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं, तो उनकी कारीगरी का ये सबसे बेहतर नमूना हमें हम्पी में देखने को मिलता है. सो उसके बाद बता रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग्स बनाते थे उनके रूफ जो है वो फ्लैट होती थी. सो प्यारे बच्चों, अगर हम अब भी ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे घरों की जो छत है, रूफ जो है वो फ्लैट सरफेस में है. बट अगर यही हम देखेंगे, अगर हिल स्टेशन के अगर हम हाउस या बिल्डिंग्स देखेंगे तो उनकी जो है वो फ्लैट रूफ नहीं होती है, उनकी इस तरीके से स्लांटिंग रूफ वाले होम या बिल्डिंग्स होती हैं.
The architecture of Hampi was distinctive. The building in the royal complex had splendid arcs, domes and pillared hall with niche for holding sculpture. They also had well-planned orchards and pleasure garden with sculptures motifs such as the lotus and the corbels. तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ की गई हैं, जैसे कि लोटस एंड कॉर्बेल्स। कॉर्बेल्स का मतलब होता है छज्जे जो घर के आगे जो है सपोर्ट देने के लिए लगा दिए जाते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हम्पी की आर्किटेक्चरल स्किल्स थी वहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग्स की, वो बहुत ही विशिष्ट थी, बहुत ही शानदार थी। यहाँ पर जो रॉयल कॉम्प्लेक्स या शाही बिल्डिंग्स बनती थी उनमें बहुत ही सुंदर आर्क शेप की वॉल्स होती थी, डोम्स होते थे और उसके साथ साथ वहाँ पर पिलर्ड होल्स जिसमें स्तंभ लगे होते हैं, ऐसे पिलर वाले होल भी वहाँ की फेमस पॉपुलर जो है आप कह सकते हैं आर्किटेक्चरल स्किल थी। इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ही सुंदर वेल प्लान्ड, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनियोजित किया गया हो, ऐसे वेल प्लान्ड बाग और बगीचे थे जिनके अंदर लोटस के फूल और कोरबेल्स वगैरह बनाए गए थे। मतलब उनकी वॉल्स पे या दीवारों पे कमल के फूल की आकृति जो है उकेर दी गई थी। इन द हे डे का मतलब है जब अपनी चरम सीमा पे या पॉपुलर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। सो इन इट्स हे डे इन द 15th-16th सेंचुरी हम्पी बसल विद कमर्शियल एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़। जब हम्पी जो है बहुत ही पॉपुलर सिटी हुआ करता था तो यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल, जिसका मतलब है वाणिज्यिक व्यापार बहुत होता था, उसके साथ साथ सांस्कृतिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। मुस्लिम मर्चेंट, चेटीज एंड द एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पुर्तगीज थ्रोन्ड द मार्केट ऑफ द हम्पी। हम्पी की मार्केट के अंदर यूरोपियन ट्रेडर्स, चेटियार ट्रेडर्स, मुस्लिम मर्चेंट्स, उनका जमघट लगा रहता था, बहुत संख्या में वो वहाँ पर जमा होते थे सामान की खरीदने या बेचने के लिए। Temple for the hub cultural activities and Devdasis performed before the deities, royalty and the masses in the many pillared hall in the Virupaksha, a form of Shiva temple. So विरूपक्षा जो टेम्पल है, जो भगवान शिव का टेम्पल है, सो उसमें मूर्ति के सामने, जो भगवान शिव की मूर्ति है उसके सामने और राजा और प्रजा के सामने वहाँ पर देवदासी, देवदासी का मतलब डांसर्स होते थे, गर्ल्स थी जो डांस करती थी, उन सभी के सामने, तो उनको देवदासी बोला जाता था। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज द नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। और महानवमी, जिसको आज हम नवरात्रि नाम से जानते हैं, पहले उसे महानवमी के नाम से जाना जाता था और ये हम्पी का सबसे बड़ा फेस्टिवल वहाँ पर होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव founded the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from the subordinate chiefs। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, उन्होंने डिगिंग करके खुदाई में मिला है, कौन सी जगह मिली है, हम्पी की वो स्टेज या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर महानवमी वाले दिन राजा खड़े होकर अपनी प्रजा का स्पीच देते थे या फिर गेस्ट का वेलकम करते थे और उसके साथ साथ वहाँ पर तोहफे वगैरह कबूल करते थे। तो वो जगह जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गई है, जहाँ पर बैठकर, जिस स्टेज पर बैठकर वो डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस और रेसलिंग, कुश्ती की परफॉर्मेंस भी देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू रूइन following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccan Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। अब देखिए 1565 आते आते 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो है धीरे धीरे हम्पी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे जो डेक्कनी सुल्तान्स थे, दक्कन के जो दूसरे राजा थे, जिसमें गोलकोंडा का राजा, बीजापुर का राजा, अहमदनगर, बेरार और बीदर, इन सभी जगहों के राजा जो थे उन्होंने हम्पी पे अटैक किया और धीरे धीरे हम्पी को हरा दिया और सो हम्पी डिक्लाइन हो गई। सो प्यारे बच्चों, हमने इस एग्जाम्पल में, इस केस स्टडी में कैसे क्या देखा कि कैसे हम्पी जो एक पॉपुलर सिटी बना, कैसे वहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट होती थी और कैसे फिर वो डिक्लाइन हो गया, नष्ट हो गया। अब हम दूसरे अपने एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है सूरत। और सूरत है गुजरात में, जो कि एक पोर्ट सिटी आप कह सकते हैं, पोर्ट के पास, समुद्र के पास का टाउन है। सो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैम्प बे एंड समवट लेटर। सो सूरत जो है वो बहुत ही बड़ा एक केंद्र था पश्चिमी व्यापार के लिए। पश्चिमी व्यापार का मतलब है, देखिए पहले बच्चों, ये ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट
डायरेक्शन है, और वेस्ट के बाद फिर यहाँ पर अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी है, अरेबियन सी के बाद यहाँ पर आपका अफ्रीका आ जाएगा, इधर यूरोप आ जाएगा। आपको पता है कि अर्थ जो है वो राउंड है। सो पश्चिम के बहुत ही पॉपुलर जो है यूरोपियन कंट्रीज जिनके साथ हम व्यापार करते थे, तो सूरत उन सब के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण केंद्र का काम करता था। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ Hormuz. Surat has also been called the gate of Makkah because many pilgrim ships set sail from here. So सूरत को वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया जो कि साउथ अरेबियन कंट्रीज हैं, इराक, ईरान वगैरह, वो सारी पीछे की कंट्रीज, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूरत, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के रास्ते से होते हुए सारे शिप्स गुजरते थे। इसके साथ साथ सूरत को मक्का का, जो मक्का के लिए यात्रा करने के लिए निकलते थे, जो कि मुस्लिमों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है, और सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं जीवन में एक बार ज़रूर मक्का की यात्रा करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे जहाज जो हैं सूरत से मक्का के लिए निकलते थे। The city was cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and the English had their factories and warehouse at Surat. So सूरत जो है वो सभी धार्मिक स्थलों का जो है एक गढ़ हुआ करता था, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर काम वगैरह अपना करते थे। और 17th सेंचुरी में पुर्तगाल के लोग, डच जो है वो हॉलैंड के रहने वाले लोगों के को बोला जाता है, उसके साथ साथ इंग्लिश, जो इंग्लैंड के रहने वाले सिटीजन होते हैं उनको इंग्लिश पीपल बोलते हैं, हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस, अपनी फैक्ट्रीज और गोदाम उन्होंने सूरत के अंदर बना लिए। According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on an average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. So यहाँ पर बताया गया है कि एक अंग्रेज ट्रैवलर था जिसका नाम था ओविंगटन, उसने 1689 में लिखा है कि अगर मैं आज में दिन के किसी भी टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि सूरत में एक साथ भिन्न भिन्न अलग अलग कंट्रीज, लगभग 100 देशों के जहाज वहाँ पर खड़े होते हैं। तो सोच के देखिए, आज से कितने सालों पहले की बात हम कर रहे हैं, 1689 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इतने सारे देशों के साथ हम व्यापार कर रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textile. The textile of Surat were famous for their gold lace bordered zari and had a market in the West Asia, Africa and Europe. The states building numerous rest houses to take care of the need of the people from all over the world who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. The Kathiawad Seth or Mahazans had huge banking house at Surat. It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off market of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. इसमें बताया गया है इस पैसेज में कि जो सूरत जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, और यहाँ पर जो कॉटन का क्लोथ मिलते थे उस पर जो जरी का काम होता था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में और यूरोप में, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो सूरत है उसके जो राजा थे वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके रेस्ट के लिए, उनके इंटरटेनमेंट के लिए प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़े जो है पूंजीवादी लोग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बन गए थे, जिसमें काठियावाड़ सेठ और महाजन वगैरह हैं जिन्होंने अपने जो बहुत ही बड़े बैंकिंग हाउस वहाँ पर बना लिए थे। इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उस टाइम में जो हमारे यहाँ के व्यापारी हुंडीज़ निकालते थे, हुंडीज़ जो है एक तरीके से पेपर का काम करता था जिसके ऊपर जिसकी वैल्यू जो है वो इजिप्ट, बसरा, इराक और बेल्जियम में भी जिसको मान्यता प्राप्त थी। हुंडीज जो है एक तरीके का कागज़ होता था जिसके ऊपर अमाउंट वगैरह लिख दिया जाता था, और विदेश में जाके उसको उतने अमाउंट के बदले उस हुंडीज को दिया जा सकता था, जिससे कि बीच रास्ते में पैसों की चोरी होने से बच सकते थे। However, Surat began to decline toward the end of the 17th century. This was because of many factors. But 17th century आते आते जो है सूरत डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और इसके कारण क्या थे? डिक्लाइन होने के बहुत सारे कारण थे। द लॉस ऑफ द मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया।
जिसकी वजह से धीरे धीरे मार्केट जो है और उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होनी शुरू हो गई। कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय द पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668 टुडे सूरत इज़ ए बसलिंग कमर्शियल सेंटर। सो इसके साथ साथ क्या हुआ, जो पुर्तगीज़ लोग थे उन्होंने भी जो समुद्र के रास्ते थे उनके ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया था, और इसके साथ साथ कंपटीशन भी हो गया था क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं या अपना हेडक्वार्टर जो है वो बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया था, तो वहाँ वो बॉम्बे ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और धीरे धीरे सूरत जो है वो डिक्लाइन हो गया। सो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि सूरत का एक टाइम फेज आया जब वो पॉपुलर हुआ और एक टाइम फेज आया जब वो डिक्लाइन या लेस पॉपुलर होना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड केस स्टडी की, जिसका नाम है फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम यहाँ पर है और ये भी एक पोर्ट टाउन है, पोर्ट के पास, ओशन के पास ये पड़ता है। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, जिसका नाम है फिश टाउन या फिश पोर्ट टाउन, lay on the delta of the Krishna river in the 17th century. It was a center of intense activity. So 17th century के टाइम पे मसूलीपट्टनम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और इसका जो मीनिंग है वो है मछलियों का शहर या मछली पकड़ने वाला शहर। बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश या आंध्रा कोस्ट। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय डच। सो जो डच लोग थे, जो होलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो जगह है वहाँ पर अपना फोर्ट बनाया, किला बनाया, और बोथ डच और जो इंग्लिश थे उन दोनों की नज़र में ही मसूलीपट्टनम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो धीरे धीरे वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अ पुअर फिशर टाउन, this is a description of Masulipattnam by William Mathold, a factor of the English East India Company in 1620. So 1620 में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिनका नाम है विलियम मैथोल्ड का। ये एक एजेंट थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने क्या लिखा है मसूलीपट्टनम के बारे में? दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ द गोलकोंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। तो वो लिखता है कि यहाँ पर जो मसूलीपट्टनम है वो गोलकुंडा का मेन पोर्ट सिटी है और यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने एजेंट रखती है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, ये एक छोटा शहर है बट जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अनवेल्ड, इल बिल्ट, और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से शहर को बसाया नहीं गया है, बहुत ही बुरी तरीके की कंडीशन यहाँ पर है। विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश, और यहाँ के जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सारे खारे पानी के हैं, कड़वा पानी है वहाँ पर, खारा है। इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, ये एक नज़र से देखा जाए तो बहुत ही गरीब सा शहर है मछली पकड़ने वालों का। बट आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द रोड, a place where ships can anchor, made it residence for the merchants, and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast. But जैसे जैसे यहाँ पर जो है जहाज़ों को रोकने के लिए और ठहरने के लिए व्यवस्था की गई तो धीरे धीरे ये शहर जो है वो पॉपुलर होने लगा और व्यापारी यहाँ पर बसने लगे। The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sales of the textiles, spices and the other items to prevent the trade passing completely into the hand of the East India Company. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो कुतुब शाही है वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि कहीं सारी सत्ता जो है या सारा व्यापार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, उसका कंट्रोल, उस कंट्रोल से बचने के लिए ही उन्होंने वहाँ पर इस तरीके से टैक्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए। सो फियर इज competition among various trading groups. The Golconda nobles, Persian merchant, Telugu Commati, Chettis and European traders made the city populous and prosperous. So वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट व्यापारियों के ग्रुप वहाँ पर बन गए थे जिनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता था और जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other in 1686 and 1687.
मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स द गोलकोंडा। जैसे ही मुगल्स जो हैं वो गोलकोंडा जो मसूलीपट्टनम में जगह है, तो वहाँ तक जब उन्होंने अपना अधिकार जो है फैला लिया, तो उनके जो एजेंट थे, गवर्नर थे मीर जुमला, उन्होंने क्या किया, वो डच और इंग्लिश को आपस में लड़ाते रहते, और जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गए और मुगल पावर वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और औरंगजेब ने 1686-87 में वहाँ पर गोलकोंडा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, अपनी विजय कर ली। दिस कोज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स। इट वॉज अ पार्ट of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connected with the production of center and the hinterland। अब यहाँ पर बताया गया है कि अब जो मजबूरन डच लोगों को और इंग्लिश जो वहाँ पर थे, इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग थे, अब उनको क्या करना है, उनको अल्टरनेटिव खोजने के लिए वो मजबूर हो गए कि यहाँ पर तो वो अब काम चलेगा नहीं, तो कोई और जगह उनको चाहिए जहाँ पर वो अपना बिजनेस चला सके। तो धीरे धीरे वो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में जो है शिफ्ट हो गए, और जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन जगहों पर शिफ्ट हुई, वैसे ही मसूलीपट्टनम जो है धीरे धीरे लेस पॉपुलर होना शुरू हो गया और फिर कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गया। सो 18th सेंचुरी बीइंग नथिंग मोर देन ए डिलैपिडेटेड लिटिल टाउन। सो आज भी जो है ये बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर शहर नहीं है, एक छोटा सा शहर है, क्योंकि इसके बाद ये कभी उभरा ही नहीं। सो ये डिक्लाइन हो गया। तो मसूलीपट्टनम का भी हमने सेम हाल देखा कि कैसे वो पॉपुलर हुआ और फिर उसके बाद डिक्लाइन हुआ। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch and French formed East India Company in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like the Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and force the Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. सो यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो स्पाइसेस थे, मसाले जो थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे मिलने वाला जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और वेस्ट एशिया में और इसके साथ साथ यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए, उन्हीं का व्यापार करने के लिए फ्रेंच लोगों ने, इंग्लिश ने और डच ने अपनी अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी बना ली, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हमारे साथ कर सकें। मुल्ला अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा जो कि दो बड़े इंडियन ट्रेडर्स थे, इसके साथ साथ कुछ और बड़े इंडियन ट्रेडर, उन्होंने स्टार्टिंग में, जिनके पास अपने बहुत सारे बड़े जहाज हुआ करते थे, उन्होंने कंपटीशन किया, बट धीरे धीरे उनकी क्षमता जो है वो कम हो गई। जबकि बाकी के जो लोग थे, इंग्लिश वगैरह जो पीपल थे, उन्होंने अपनी जो नेवल पावर थी, अपनी समुद्री यात्रा की जो शक्ति थी उनकी, उसको बढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा शिप्स उन्होंने बना दिए, उनको मजबूत कर लिया। तो धीरे धीरे जो है हम उनके सामने फेल हो गए, और अब इंडियंस के सामने उनके सिर्फ एजेंट के तौर पे काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। The spurting demand for goods like textile led to the great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. With more and more people taking them up, Indian textile designer became increasingly refined. However, this period also showed the decline of the independence of the craft persons. So, प्यारे बच्चों, जब इंडियन टेक्सटाइल की, इंडियन कपड़े की डिमांड जब बाकी के मार्केट्स में बढ़ गई, सो धीरे धीरे इसने और बाकी के जो नए बिजनेस हैं उनको भी फैला दिया, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा, धागे का बनना, धागे को कलर करना, इस तरीके के नए व्यापार भी उभर कर सामने आए। बट इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारतीय कारीगरी तो रिफाइन हुई, सुंदर हुई, बट जो इंडिविजुअल क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो स्वतंत्र होकर काम करते थे, उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। They now begin to work on a system of advance, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. We were no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. So क्राफ्ट पर्सन जो थे वो एडवांस के ऊपर काम करने लगे। दैट मीन्स
कि एडवांस में उनकी बुकिंग हो जाती जो यूरोपियन एजेंट्स थे उनके साथ कि भाई आपने हमारा काम करना है और ये वाला काम करना है, इतना काम करना है। सो इसमें जो क्राफ्ट पर्सन था उसकी फ्रीडम जो है वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपना सामान या अपने पैटर्न नहीं बना सकता था। The 18th century saw the rise of Bombay, Kolkata and Madras, which are noble cities today. Crafts and commerce underwent major change as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. The blacks or the native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. The story of the crafts and commerce in the 18th century will be taken up next year. जैसे कि हमने देखा था कि जो मसूलीपट्टनम, सूरत और इन सब से डिक्लाइन होके या यहाँ से शिफ्ट होके जब बाकी के जो डच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया थे, जब वो उनके लोग सारे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जाके शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, इन नई सिटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। एक एरिया उन्होंने बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया ब्लैक टाउन, जिसमें इंडियन ट्रेडर्स या इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे उनके रहने के लिए जगह बनी, और जो दूसरा जो बढ़िया रेजिडेंस था वो उन्होंने अपने लिए वाइट लोगों के लिए चूज़ कर लिया। इस तरीके का रेजिडेंस भी वहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर इस तरीके से भी होनी शुरू हो गई। सो आपने देखा कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ा लिया और फिर यहाँ पर उन्होंने अपना पूरी एक तरीके से मोनोपोली बना ली। अब हम बात करते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। ये दो यात्रियों की कहानी है कि कैसे वो भारत पहुँचे थे और कैसे उन्होंने नए नए रास्तों की खोज की थी। इन द 15th century यूरोपियन सेलर अंडरटोक अनप्रेसिडेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी रूट। सो 15th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोप के जो नाविक थे वो यात्राओं के लिए निकलते थे, नए नए रास्ते खोजने के लिए। दे वर ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड वेव ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। और वो सभी किस चीज़ से प्रेरित होते थे, भारत के लिए। उन्हें भारत सब कॉन्टिनेंट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको फाइंड आउट करना था और वहाँ से मसाले खरीदने थे। सो आप देख लीजिए जो आज हम जिनकी आज हम वैल्यू नहीं समझ रहे हैं वो मसाले उस टाइम पे कितने ज़्यादा पॉपुलर थे। वास्को डी गामा, अ पोर्तुगीज सेलर, सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशियन। सो ये जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगीज सेलर है। सो ये वहाँ से पुर्तगाल से निकला और फिर अब पूरा अफ्रीका साइड से होते हुए अफ्रीका के नीचे से इंडिया की तरफ मूव करते हुए आया। सो अफ्रीका जो है यहाँ पर अफ्रीका है तो ये केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं। तो ये पुर्तगाल से ट्रैवल करते करते यहाँ पर इस तरीके से इंडिया में पहुँचा। सो हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर, ये एक साल इसको लग गया। ये 1498 में कोलकाता पहुंचा था। सो इसे पूरा एक साल लगा इस यात्रा में और अगले साल ये अपनी लिस्बन जो है अपनी कैपिटल पुर्तगाल की वहाँ पर वापस चला गया था। द फॉलोइंग ईयर ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। जब ये लेकर चला था अपनी यात्रा पे ये 4 जहाज लेकर चला था जिसमें से 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके साथ साथ ये अपने साथ 170 पीपल जो है इसके साथ शिप्स पर थे जिनमें से बाकी सारे मर गए, सिर्फ 54 जो थे उन्होंने सर्वाइव किया। In spite of the obvious hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable and he was followed by English, Dutch and the French sailor. और इन्हीं लोगों को फॉलो करते हुए ये जो सेलर थे इन्होंने नुकसान तो अपना उठाया बट उसके बाद नुकसान के बाद जो इन्होंने है प्रॉफिट भी बहुत सारा कमाया और उसके बाद इनको फॉलो किया इंग्लिश लोगों ने, डच लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने और उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रास्ते मालूम हो गए। द सर्च ऑफ सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट ऑन द assumption that the earth was round. Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. He landed in the West Indies, which got their names because of this confusion in 1492. He was followed by sailor and conqueror from Spain and Portugal, who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlement in the area. ऐसा ही एक और इटालियन सेलर की कहानी है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस।
उसको ये अंदाज़ा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो उसने क्या किया, वो अटलांटिक ओशन से वेस्टवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला। सो जब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला तो उसे वहाँ पर कुछ आइलैंड्स नज़र आए, तो उनको लगा कि वो इंडिया है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। जो आज आपको मैप के अंदर वेस्ट इंडीज़ है, वो इस कन्फ्यूज़न में उनका नाम रखा गया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि ये इंडिया है। बट उसके बाद उन्होंने आगे जो है मूव ऑन किया, तो उसको वहाँ पर अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह सब मिल गए, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी, जिसको बाद में स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग थे उन्होंने फॉलो किया, और साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका के बहुत सारे साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बहुत सारे एरियाज़ में उन्होंने क्या कर लिया, कंक्यूर कर लिया, कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और वहाँ की जो पुरानी सेटलमेंट्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हमने देखा कि मेडिवल टाइम पीरियड के जो शहर थे उनकी कैसी बिल्डिंग्स होती थी, क्या कला का काम वहाँ पर होता था, कैसे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी, और इन्हीं कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ से सिटीज़ जो है कैसे पॉपुलर हुई और बाद में डिक्लाइन हो गई। सो प्यारे बच्चों, ये था पूरा लेसन हमारा। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू लेसन। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।